हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का 8 लेक्चर है। जो भी बच्चे इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे हैं, आई मीन 1 से 7 तक, उन्हें आप जाकर पहले देख लीजिए, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर इजीली देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहां से देख सकते हैं। और यूट्यूब पर जैसे आप जाकर दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस लिखेंगे तो एक प्लेलिस्ट भी बना है, वहां पे भी जाके लेक्चर को आप देख सकते हैं, ठीक है बच्चे। देखिए, वो 1 से 7 तक जितने भी लेक्चर हैं वो बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और उससे इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट भी बताए हैं, तो आप वो भी नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का एमसीक्यू सीरीज चल रहा है। इसके बाद हम हिस्ट्री शुरू करेंगे जैसे ही खत्म होगा। देखिए, हिस्ट्री में हम अपना इंटरेस्ट कैसे डेवलप करें, बात ये रहा ना। तो देखिए, आप क्या करिए, आदत डालिए, जब भी आपको टाइम मिले ना, आपको पार्ट टाइम मिलता है तो आप क्या करते हैं, गेम खेलने लगते हैं या कुछ भी गाना सुनने लगते हैं, मूवी देखने लगते हैं। तो आप हिस्टोरिकल मूवी देखा कीजिए, इससे क्या होता है, इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा, समझ गए। जैसे मान लीजिए हिस्टोरिकल मूवी का हम बात करें, जैसे मान लीजिए योद्धा अकबर हो गया, ठीक है, ये सब मूवी हो गया। मोहनजोदड़ो हो गया, मोहनजोदड़ो देखेंगे तो इंडियन सिविलाइजेशन के बारे में पता चलेगा। आप हड़प्पा संस्कृति के नाम सुनेंगे, उसके बारे में पता चलेगा, ठीक है। जो भी पानीपत वाला जो मूवी आया था, जो भी आपका पद्मावत आया था, जो भी आपका हिस्टोरिकल मूवी है ना, आप उन्हें देखिए। इससे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा हिस्ट्री के रिगार्डिंग। इस हिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बढ़ते रहता है ऐसे करने से, क्योंकि अभी आपका इनिशियल स्टेज है। तो जब भी आपको टाइम मिले ना, अगर आप बोर फील करते हो तो आप हिस्टोरिकल मूवी देखिए, हिस्टोरिकल सीरीज देखिए। जैसे मान लीजिए हिस्टोरिकल सीरीज का बात करते हैं, आप देखेंगे शिवाजी आपका आता है, वो देखिए। उसमें से रानी लक्ष्मीबाई, ये देखिए, ठीक है। एक योद्धा अकबर भी सीरीज आता है, वो देखिए। चाणक्य आता है, वो देखिए। ये सब देखने से क्या फायदा होता है, आपका ना हिस्टोरिकल चीजें में ज्यादा मन लगेगा और आपका मतलब हिस्ट्री पे अच्छा खासा होते रहेगा। क्योंकि देख लीजिए, जब भी आपको एंटरटेनमेंट की जरूरत पड़ता है तो कुछ ना कुछ तो देखते हैं ना। अगर गेम खेलने लगते हैं, अगर मान लीजिए नहीं देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ऐसे ही पढ़िए। लेकिन जब आपको मन ना लगे ना, तो आप हिस्टोरिकल मूवी देखिए, ठीक है। इससे आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, समझ गए बच्चे। तो ये हिस्ट्री हम शुरू करने वाले, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट अपना। अगर आपके पास बुक है हिस्ट्री का, तो आप हिस्ट्री का बुक पढ़ने को शुरू कर दीजिए अभी से, ताकि अभी से ही आपको इंटरेस्ट आने लगे, समझ गए। और जो बच्चे का इंटरेस्ट नहीं आता है, मैं उनके लिए बोला हूँ कि ये मूवी आप देखेंगे ना, तो आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है, हिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप होने लगता है। तो ये सब सारी चीजें देखना शुरू कीजिए अभी से ही। अगर मान लीजिए इन फ्यूचर में अगर आपको किसी, जैसे मान लीजिए स्टेट पीसीएस का तैयारी करना होता है, या पीयूसी का, या किसी भी एग्जाम का, तो उस समय ना काफी ज्यादा अपने आप को फोकस करने में काफी दिक्कत लगता है, क्योंकि अचानक से हिस्ट्री पढ़ना होता है। बच्चे क्या करते हैं, देखिए, हम ज्यादातर फोकस क्या करते हैं, मैथ पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, इन तीनों चीजों पर ज्यादातर फोकस करते हैं। कहाँ हम एसएसटी पढ़ने पर कहीं फोकस करते हैं? एसएसटी का बच्चे ट्यूशन तक भी नहीं लेते हैं। क्या ज्यादातर मैथ कर लेंगे, ट्यूशन और साइंस कर लेंगे, एसएसटी तो खुद से ही पढ़ लेंगे क्योंकि आसान है। भाई आसान नहीं है, बहुत टफ है। आप क्यों इसका ट्यूशन नहीं लेते हो? क्योंकि यार समझ में भी नहीं आता है। तो समझ में कैसे आएगा? आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा, समझिए। तो जब तक आपको इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा, जब तक कुछ भी आप कर नहीं सकते हो, समझ गए। तो आप ये सब चीजें आदत डालिए, ठीक है। जब आदत आपको लग जाएगा ना हिस्टोरिकल चीजें देखने के लिए, किसी भी हिस्टोरिकल चीजें को बात करने के लिए, तो अपने आप मतलब मन करेगा कि चलो हिस्ट्री पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारा चीजें हैं, इंटरेस्ट कैसे आपको हिस्ट्री में डेवलप करना है, हिस्ट्री में कैसे करना है, ये सारी चीजें हो गया। किसी दिन इस पे हम एक अच्छा लेक्चर लेंगे, ठीक है, और बताएंगे कैसे हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन हिस्ट्री सब्जेक्ट, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग लेंगे, तो आपको और अच्छे से बताएंगे हिस्टोरिकल मूवी, चाहे कैसे मतलब मन लगे हिस्ट्री में, आप हिस्ट्री में कैसे अच्छा स्कोर कर पाए, इसके बारे में सब चीज एक दिन बताएंगे हम, ठीक है। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे तो हिस्ट्री के बारे में, चाहे मतलब इस हिस्ट्री में कैसे आपको मन लगेगा, उसके बारे में एक लेक्चर में जरूर लूंगा आप लोग। देखिए बच्चे, ये आप लोग आप जानते हैं, आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और नोटिफिकेशन पे आप क्लिक कर देंगे ना, तो आपको कोई भी लेक्चर हम डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा, ये फायदा है। और देखिए, टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ ज्वाइन करने से आपको जो भी हम पढ़ाते हैं उसका पीडीएफ मिल जाएगा। इससे आप मल्टीपल टाइम क्या करोगे, रिवीजन कर पाओगे। ओके बच्चे, चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दैट फाइनली फ्रेम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेटअप।
ये देखिए आंध्र प्रदेश में आया हुआ है, थोड़ा हिंदी में भी पढ़ ले रहे हैं, हिंदी में बच्चे के लिए। आखिरकार भारत का संविधान तैयार करने वाली संविधान सभा की स्थापना की गई। समझिए, संविधान सभा की क्या की गई? स्थापना। जैसे हमारा संविधान सभा है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उनको जब वो तैयार हो गया तो उनको तैयार करने के लिए किस चीज का स्थापना किया गया? अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। अब आपसे पूछा जाए इंडिया हमारा कब इंडिपेंडेंस हुआ था, तो 1947 में, 15 अगस्त 1947 में। तो इस दिन तो नहीं किया गया था, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के नींव कब रखा गया था? 9 दिसंबर 1946। ओके बच्चे, ये देखिए अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में तो हमने फेडरेशन का निर्माण किया था। फेडरेशन आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में। फेडरेशन क्या होता है? इसमें 3 लिस्ट आता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। समझ गए? तो इसमें भी नहीं किया था, इसमें क्योंकि हम फेडरेशन का नींव रखे थे। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946, हाँ कैबिनेट मिशन प्लान आया, तो इसके जब कैबिनेट मिशन हमारा प्लान आया तब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेब्लिश किए थे। अब देखिए थोड़ा कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में जान जाते हैं। ये कब आया था? कैबिनेट मिशन प्लान हमारा आया था फरवरी 1946 में आया था। ठीक है, अब देखिए जब कैबिनेट मिशन प्लान आया ना, तो इनको कौन प्लान को भेजा था? जैसे ब्रिटिश के उस समय पीएम कौन थे? एटली। इन्होंने कैबिनेट मिशन प्लान को भारत में भेजा था। और कैबिनेट मिशन प्लान में कितने मिनिस्टर आए थे? तो 3 मिनिस्टर आए थे। कौन कौन से आए थे? लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकेंड है आपका स्टॉफर्ड क्रिप्स, और थर्ड है आपका एबी अलेक्जेंडर। ठीक है, तो कितने आए थे आपके मिनिस्टर? 3। कौन कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स एंड एबी अलेक्जेंडर। ये 3 थे। इनका एम यही था ना कि पहले पावर किनके हाथ में था? ब्रिटिशियर्स के हाथ में था। तो पावर ब्रिटिशियर्स के हाथ से निकाल के किनको देना था? इंडियन लीडर के हाथ में। समझ गए? अगर आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान व्हाट इज द एम, उनका एम क्या था? उनका एम यही था ना कि जो ब्रिटिशर्स के हाथ में पावर था ना, वो पावर इंडियन लीडर के देने चाहते थे। समझ गए? तो इसका ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही है। अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टेब्लिश किया गया था। ठीक है बच्चे, ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट चिल्ड्रेन, द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन प्रोहिबिट चिल्ड्रेन। अब देखिए राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आप ये भी आंध्र प्रदेश में है। देखिए आपको एक चीज पहले बताया था ना कि फंडामेंटल राइट कितने होते हैं बच्चे? 6 होते हैं। कौन कौन सा बताया था ना? राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। ये 6 होते हैं। और इस 6 के अंदर पूछा जा रहा है कि द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका फंडामेंटल राइट है। इसके अंदर कितने आर्टिकल आते हैं? 2। कौन कौन से आते हैं? 23 और 24। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के अंदर कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, तो आर्टिकल 23 में क्या आता है? आर्टिकल 23 में आता है कि प्रोविजंस ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। तो जो मान लीजिए कि आप देखे होंगे ना, जैसे जो गरीब गरीब होते हैं, जो आप देखे होंगे एक तरह से आप रोड पे कहीं जाते होंगे तो भिखारी होते हैं, उन्हें क्या किया जाता है? अमीरों के द्वारा ही उनसे भीख मंगवाया जाता है। और वो जब भीख मांग के लेकर जाते हैं तो उनसे क्या किया जाता है? मान लीजिए 100 रुपये हैं तो उनको 30% दे दिया जाता है। ठीक है, और बाकी पैसे 70% वो रख लेते थे जो अमीर लोग हैं। जैसे आप ये भी देखे होंगे, शहर में आप जाते होंगे ना, तो जो गरीब लोग होते हैं वो कलम बेचते हैं, फूल बेचते हैं, तो उनके पास पैसा नहीं रहता है। उन्हें अमीर लोग लाकर देते हैं कि आप बेचोगे 10 फूल तो आपको 20 रुपये देंगे या 30 रुपये देंगे। वो डेली बेसिस पे काम करते, समझ गए? तो ये आर्टिकल 23। और आर्टिकल 24 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन इन फैक्ट्री ऑफ माइंस अंडर द एज ऑफ 14। ऐसे कहने का मतलब है ना कि 14 साल से कम बच्चे को आप किसी हजार्डस फैक्ट्री यानी खतरनाक फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हो।
मतलब हाँ खतरनाक फैक्ट्री, जैसे मान लीजिए बारूद बन रहा है, कोई न्यूक्लियर टेस्ट वगैरह होता है, वहां पे कोई भी छोटे बच्चे को आप नहीं रखोगे, समझ गए, इनका 14 साल से कम एज है। 14 साल से कम एज अगर आपका अपना दुकान उकान है तो वहां पे आप काम करवा सकते हो, पर किसी फैक्ट्री में काम करना अलाउ नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी देखिए क्या दिया है, बिलो 14 ईयर्स ऑफ एज फ्रॉम बीइंग एम्प्लॉयड इन hazardous occupations। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। ये चीजें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाय पार्लियामेंट वी मीन, पार्लियामेंट वी मीन, देखिए पार्लियामेंट के बारे में आपको बताया था ना, पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है, राज्यसभा, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट, समझ गए। राज्यसभा में टोटल कितने मेंबर होते हैं, 250 मैक्सिमम मेंबर होते हैं, और प्रेजेंट कितने होते हैं 245, और लोकसभा में 550, प्रेजेंट कितने 545, और आपका प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद भी है, समझ गए। तो ये हो गए पार्लियामेंट के। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पार्लियामेंट के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, कौन कौन, तो ये है इसमें से देखिए, लोकसभा नहीं, लोकसभा एंड राज्यसभा नहीं, राज्यसभा ओनली नहीं, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट, समझ गए, इनके 3 अंग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। अच्छा ये बच्चे देखिए, हमने ये भी आपको एक बार बताया था कि 545 में 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, ठीक है। और इसमें 545 में नॉमिनेटेड मेंबर कितने होते हैं, जिन्हें प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ये 2 होते हैं, कौन कौन, एंग्लो इंडियन होते हैं, ये आपको बताए हुए हैं, ठीक है बच्चे, तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ जुडिशियल सर्विस अथॉरिटी हु आर नॉट एलिजिबल फॉर अवेलिंग जुडिशियल असिस्टेंस। देखिए बच्चे, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़िएगा ना तो एक शांत माइंड होकर, पीस माइंड होकर, समझ गए। इससे क्या होता है कि अगर आप क्वेश्चन को एक बार में ही सही से समझ गए ना तो ऑप्शन को आप आराम से सही क्लिक कर देंगे। अगर एक बार जैसे आप मतलब जल्दीबाजी में आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया तो फिर आप ऑप्शन को पढ़ोगे समझ ही में नहीं आएगा। तो आप कभी भी, आप क्वेश्चन जब भी पढ़ेंगे दिमाग को शांत करके पढ़ेंगे और उसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक ही बार में टाइम लीजिए, आप अच्छे से पढ़िए। ये नहीं कि जल्दी में पढ़ लिए, अकॉर्डिंग टू एक्ट ऑफ जुडिशियल सर्विस अथॉरिटी हु आर नॉट एलिजिबल फॉर अवेलिंग जुडिशियल असिस्टेंस, आप समझ नहीं पाओगे। आप अच्छे से पढ़िए और समझते हुए पढ़िए, तो आप आराम से आंसर को सही कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि एक्ट ऑफ जुडिशियल सर्विस के अंदर कौन एलिजिबल नहीं है जुडिशियल असिस्टेंस को अचीव करने के लिए, समझ गए। देखिए, सिटीजन्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, ठीक है, ये शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स ये जुडिशियल सर्विस अथॉरिटी के अंदर एलिजिबल है, समझ गए। विक्टिम ऑफ इमोरल ह्यूमन ट्रैफिक, बेगर्स, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, आपको पता है ना, जैसे बेगर्स को क्या बोलते हैं, भिखारी, तो ये लोग भी जुडिशियल सर्विस को अवेल कर सकते हैं, समझ गए। फिर विक्टिम ऑफ नेचुरल डिजास्टर, मान लीजिए नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, जैसे भूकंप आ गया, ठीक है, तूफान आ गया, चाहे कुछ भी, आग लग गया कहीं भी, ज्वालामुखी फट गई, चाहे कुछ भी अगर डिजास्टर चीजें होता है, बाढ़ आ गया, तो वो आपको जुडिशियल असिस्टेंस, आपको जो भी कंपेंसेशन वगैरह मिलता है वो मिलेगा। फिर सिटीजन्स अर्निंग एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख है, ठीक है, तो 2 लाख से जिसका कम है उनको नहीं मिलता है जुडिशियल सर्विस अथॉरिटी। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा। देखिए, अगर आपसे कभी पूछा लो कि मान लीजिए आपका सुप्रीम कोर्ट के अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजीआई, तो अब क्या बोलेंगे, एनबी रमना। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में आ गया क्वेश्चन कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अभी कौन है, तो एनबी रमना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेम ऑफ द पार्टी लीड बाई आंग सान सू की, आंग सान सू की, सॉरी, आंग सान सू की। आंग सान सू की ये कौन है, देखिए, आंग सान सू की ये हमारे म्यांमार के, म्यांमार आपका नेबरिंग कंट्री है, ठीक है, पड़ोसी देश है। म्यांमार के ये पहले फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर आ गए थे, जैसे अभी हमारे फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर कौन है, एस जयशंकर है ना, वैसे ही
फॉरेन अफेयर के मिनिस्टर है, ठीक है। और स्टेट काउंसिल ये कब से रहे थे? 2016 से लेकर 2021 तक। उसके बाद क्या हो गया? मिलिट्री अटैक। मिलिट्री अटैक वहां हुआ है ना, तो उसको क्या कहते हैं? हम कू बोलते हैं, ठीक है। अभी म्यांमार में क्या चीज चल रहा है? कू अटैक। जैसे मान लीजिए आप किसी, जैसे हमारे कंट्री में क्या है, हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा पावर किनका चलता है? मिनिस्टर लोगों का, समझ गए। और किसी किसी आप कंट्री में जाएंगे ना, तो वहां मिलिट्री लोग, मिलिट्री का काफी ज्यादा पावर। जैसे मान लीजिए आपका पाकिस्तान ही है, पाकिस्तान में ही मिलिट्री का खूब चलता है। वहां मिलिट्री जो कहेगा वही किया जाएगा, ठीक है। वहां पे जैसे जो पीएम होता है उनका उतना वैल्यू नहीं मिलता है, क्योंकि मिलिट्री का हाथ में सारा पावर वेस्टेड होता है। हमारा सारा पावर किनके हाथ में वेस्टेड है? मिनिस्टर लोग हैं उनके हाथ में। तो देखिए ये आंग सान सू क्या है, इनसे कोई जुड़ी क्वेश्चन है कि ये म्यांमार के पहले फॉरेन अफेयर मिनिस्टर रह गए थे, और इनको ये कब से कब रहे? 2016 से 2021 के बीच तक थे। और अगर ये भी पूछा जा सकता है कि इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला था, ठीक है। तो इनको अवार्ड कौन कौन सा मिला था? नोबेल पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। सेकेंड प्रेसिडेंशियल मॉडल्स ऑफ फ्रीडम भी मिला है उनको अवार्ड। भगवान महावीर वर्ल्ड पीस भी उनको मिला हुआ है। 3 उनका अवार्ड मिला है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं कि नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जानू पीएफ, रिवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल्स, म्यांमार नेशनलिस्ट पार्टी। नहीं, ये डेमोक्रेसी के लिए ना काफी ज्यादा फाइट किए थे। ये आंग सान सू, ये म्यांमार की है, ये मिनिस्ट्री डेमोक्रेसी के लिए काफी ज्यादा फाइट किए थे। और इस समय उसके बाद से क्या हुआ? मिलिट्री अटैक हो गया, ठीक है। तो ये इससे जुड़ी ये क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन द कंटेस्ट ऑफ एसेसिंग डेमोक्रेसी विच अमंग द फ्लोइंग इज ऑड वन आउट। ये भी आपका आंध्र प्रदेश में आया है, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में आया हुआ है। और देखिए ये शायद क्वेश्चन हमने कराया है पिछले लेक्चर में, इसे नहीं कराएंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। और इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किए थे। तो ये बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है ना, मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट टाइम से इसको रखूं ही ना, ठीक है। सॉरी फॉर दिस, ये क्वेश्चन हम करवा दिए। द नंबर ऑफ जज इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नंबर ऑफ जज कितने होते हैं? देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से रिलेटेड भी हमने एक क्वेश्चन करवाया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को एस्टेब्लिश कब किया गया था? 1945 में, जून 1945 में आपको एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके बाद इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी हमने बताया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेग, यानी नीदरलैंड, ठीक है। हेडक्वार्टर क्या है? हेग, यानी नीदरलैंड। और ये भी बताया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस किसका एक तरह से अंग है? यूएन होगा, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का। तो पूछा जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जो मेंबर होते हैं वो किनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं? तो यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। और इसमें कितने जज होते हैं? तो आपके 15 जज होते हैं। कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। और ये 15 जज फॉर 9 ईयर्स के लिए होते हैं। कितने साल के लिए होते हैं? 9 साल के लिए रहते हैं ये लोग। इनका अगर मान लीजिए पूछा जाएगा कि इनका टेन्योर क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 9 ईयर्स के लिए। कितने मेंबर है? तो 15। इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेग। ये कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1945 में। समझ गए? ये किनका पार्ट है? तो यूएनओ का है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसे लिख लीजिएगा। द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा इज। लोकसभा के प्रेजेंट स्पीकर कौन है? ये तमिलनाडु में है। देखिए इसमें से ऑप्शन, ओ शिट, देखिए अभी प्रेजेंट आपका जो स्पीकर है लोकसभा के वो ओम बिरला है। ये आपका ऑप्शन में नहीं दिया है, ये तमिलनाडु बोर्ड में आया है, तो एजेटिव यहाँ पहले से टाइप हो चुका है। तो आप लिख लीजिएगा कि द प्रेजेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा ओम बिरला। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहले लोकसभा के स्पीकर कौन थे? तो ये जीबी मौलांकर, ठीक है, जीबी मौलांकर। और अभी कौन है? ओम बिरला। समझ गए? देखिए आपका जीबी मौलांकर 1942 से ये आपके जीबी मौलांकर स्पीकर थे, और ओम बिरला आपका 2019 में इलेक्ट हुए। समझ गए बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप लोग ओम बिरला लिख लीजिएगा, लोकसभा के स्पीकर अभी है।
out of 545 member in the Lok Sabha, the president generally elected 2 members belonging to dash community. यानी 545 आपके लोकसभा में मेंबर हैं, उनमें से 2 मेंबर को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। तो प्रेसिडेंट उसमें से 2 मेंबर के कौन होते हैं आपको पता है ना, एंग्लो इंडियन। देखिए इसमें ऑप्शन दिया, हाँ एंग्लो इंडियन दिया है, तो एंग्लो इंडियन को प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं। समझ गए। अगर मान लीजिए कि अगर ये जैसे स्टेट में आपका असेंबली होता है, उनमें जो भी अगर मेंबर को इलेक्ट करना होता है तो इलेक्ट कौन करेंगे, गवर्नर करेंगे। जैसे मान लीजिए स्टेट लेवल पे क्या होते हैं, गवर्नर मेन होते हैं, हेड होते हैं, ठीक है, और सेंट्रल लेवल पे कौन होते हैं, आपके प्रेसिडेंट। ओके बच्चे, याद रखिएगा ये वाले। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द। मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली या ग्राम सभा। देखिए आपसे एक और क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मनी बिल किस आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल 110 में आता है, ठीक है। और इसे किन में इंट्रोड्यूस किया जाता है, यानी किस में पहले अगर मान लीजिए कि इनको रिजोल्यूशन लाना है मनी बिल से रिलेटेड, तो लोकसभा, राज्यसभा या ग्राम सभा किस में सबसे पहले लिया जाता है, तो सबसे पहले मनी बिल को हम इंट्रोड्यूस करते हैं लोकसभा में। हमेशा जो भी आपके मनी से रिलेटेड चीजें होगा वो हमेशा लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद से लोकसभा से पास किया जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट अपना उस पर क्या कर देंगे, साइन कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा। समझ गए। आज का हमारा ये 10 क्वेश्चन हो गया। ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है बच्चे। यहाँ से आप अपना ऑप्शन मिला सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो जो भी हम करा रहे हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट, आप उनको क्या करेंगे, नोट डाउन करके आप उन्हें नोटबुक में अपने लिख लीजिएगा और उनको बार बार क्या कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा। इससे आपका बेसिक भी अच्छा हो जाएगा। समझ गए। और आप लोग जैसे हम बताएं ना, हिस्ट्री पे थोड़ा सा फोकस करने के लिए ये सारी चीजें करना पड़ेगा, तब आपका हिस्ट्री में थोड़ा मन लगेगा, इतिहास पढ़ने में अच्छा लगेगा। ठीक है बच्चे, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।